हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो BPSC 112 का यूनिट नंबर 8 हम देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कौटिल्य मंडल थियरी। तो ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि आचार्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें इंटरस्टेट रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी एक प्रोमिनेंट प्लेस एक्वायर करते हैं। जहां आचार्य चाणक्य इंटरस्टेट रिलेशंस के कुछ डायनामिक्स को हमें समझाने की कोशिश करते हैं थ्रू हिज मंडल थियरी। उसके बाद आचार्य चाणक्य हमें कुछ पीस पॉलिटिक्स के उपाय भी बताते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं आगे पूरे यूनिट में कि आचार्य चाणक्य वॉर को इतना ज़्यादा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रमोट नहीं करते, वो पीस को प्रोपेगेट करने की बात करते हैं। उसके बाद आचार्य चाणक्य वॉर टैक्टिक्स के बारे में भी हमें बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी 6 वॉर टैक्टिक्स हैं जिससे कि हम लड़ाई में अपने आप को सुपीरियर पोजीशन पर रख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ ऑपरेशनल टिप्स की तरह काम करती हैं कॉन्करर के लिए, यानी एक एम्बिशियस किंग के लिए जो कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता है। अब इन ऑपरेशनल टिप्स को फॉलो करके एक राजा अपने फॉरेन रिलेशंस को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है इन द टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर। देन उसके बाद जो आचार्य चाणक्य हैं वो ये भी कहते हैं कि एक राजा के पास अच्छा कंडक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ उसके पास डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक डिटेल सिस्टम होना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के साथ, जहां उसके पास एस्पियोनाज भी होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। एस्पियोनाज का मतलब होता है कि गुप्तचर, यानी हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा आचार्य चाणक्य यहाँ पर बल देते हैं, क्योंकि ये कुछ सीक्रेट एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि दूसरी स्टेट में जाकर उनके भेद पता करके अपने राजा को बताती हैं, जिससे राजा उस हिसाब से अपने आप को तैयार करता है, जिससे कि हमारी स्टेट जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली थ्रेट से बची रह सके। क्योंकि आचार्य चाणक्य का ये मानना होता है कि जो वेलफेयर ऑफ स्टेट है, अगर हमें एक वेलफेयर स्टेट बनानी है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अगर अच्छी फॉरेन पॉलिसी रखती है तो दोनों ही स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़िया होंगे। इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़िया होंगे तो एक दूसरे के साथ व्यापार में आसानी होगी, लोगों को पैसा मिलेगा, राजा को टैक्स मिलेगा। इससे राज्य जो है वो अच्छे खासे यहाँ पर डेवलपमेंट की राह पर चल सकता है। तो इसी से आचार्य चाणक्य यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक फॉरेन पॉलिसी का होना एक स्टेट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ मंडल की। तो मंडल एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है वृत्त यानी सर्कल। अब आचार्य चाणक्य जो हैं वो इस शेप के जरिए हमें पॉलिटिकल जियोमेट्री समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल रियलिटीज को समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र की 7वीं किताब में आचार्य चाणक्य इंटरस्टेट रिलेशंस को बताते हैं इन द सिस्टम ऑफ मंडल सिस्टम। उसके बाद हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मंडल थियरी है या मंडल सिस्टम है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो कि आचार्य चाणक्य ने दिया है, बल्कि ऋग्वेद में हमें इसके इनडायरेक्ट रेफरेंसेस मिलते हैं जो कि मनु वहाँ पर डिस्कस करते हुए हमें पाए जाते हैं। जहाँ पर मनु ये बताते हैं कि कैसे मंडल थियरी से हम अपने राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऋग्वेद में हमें मंडल थियरी का रेफरेंस मिलता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। आचार्य चाणक्य इसको कॉम्प्रिहेंसिव करने का काम करते हैं, जहाँ पर वो हमें बताते हैं कि कैसे सिक्योरिटी और स्टेट के सर्वाइवल के लिए कैसे अपनी स्टेट की पोजीशन को और उस पोजीशन से रिलेटेड जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें एस्टेब्लिश करने हैं वो हमें कैसे करने चाहिए। उसके बाद आचार्य चाणक्य आर्ग्यू करते हैं कि एक किंग के एम क्या होने चाहिए। एक राजा के एम हमेशा अपनी पावर को एक्वायर और उस पावर को एक्सपेंशन में लाने के होने चाहिए, जहां पर आचार्य चाणक्य पावर और सक्सेस को इंटर रिलेट करके देखते हैं। जहां पर एक राजा के पास अगर पावर है तो वो हमेशा सक्सेसफुल बनेगा, और जहां राजा के पास पावर कम हुई तो उसको राजा से रंक बनने में भी टाइम नहीं लगने वाला। और इसी को बताने के लिए फर्दर आचार्य चाणक्य में 3 टाइप के पावर और सक्सेस के रिलेशंस के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, जिसको हम मंत्र शक्ति के नाम से जानते हैं। इसमें जो राजा के आसपास वाले जो मंत्री हैं या जो एडवाइजर्स हैं उन पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। जहां पर एक कहा जाता है कि अगर राजा के आसपास जो मंत्री उसके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, उन्हें समझ है कि कैसे अपने रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, तो उनकी एडवाइस से जो राजा है वो और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उसके बाद एक प्रॉस्पेरस ट्रेजरी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम आर्मी को फंड कर सकें, क्योंकि एक स्ट्रांग आर्मी और एक प्रॉस्पेरस ट्रेजरी ही एक राज्य का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी का सिंबल होता है, जिसके ज़रिए राज्य को फिजिकल पावर मिलती है जिन्हें प्रभाव शक्ति कहते हैं।
लास्ट में होता है वेलर यानी मोरल या एनर्जेटिक एक्शंस। इसमें क्या होता है कि राजा अगर उत्साह है, मतलब राजा में ये जुनून है कि हमें पावर को एक्सपैंड करना है और हमेशा वो अपने आसपास के मंत्री, अपनी सेना का मोटिवेटेड रखता है, तो वो भी एक तरीके की शक्ति होती है जिसे उत्साह शक्ति के नाम से जाना जाता है, और इससे भी एक स्टेट पावर को एक्सपैंड कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए आचार्य चाणक्य ने कौन कौन से 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये आता है कि राजा को अपने रिसोर्सेज को हमेशा एनहेंस करना चाहिए। उसके बाद जो पावर उसके पास है उसे यूज करना चाहिए एट द कैंपेन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब जब भी वो किसी से लड़ने जाए तो उसने पावर उसके पास होनी चाहिए कि वो उस कैंपेन में अपना झंडा गाड़ सके। सेकंड ये कि एनिमीज को हमेशा एलिमिनेट कर देना चाहिए, जो भी उसके दुश्मन है उसको खत्म कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। थर्ड ये कि अलाइज पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर आचार्य चाणक्य की जो अपने सप्तांग थियोरी भी पढ़ी थी उसमें भी मित्र वाला जो एंगल था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मित्र ही ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत के समय हमारी स्टेट में काम आते हैं और दुश्मनों को हराने में हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स में यहाँ पर अलाइज का कल्टीवेशन भी बताया गया है, जहाँ जो राजा है उसे हमेशा अलाइज बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक तरीके से राजा को अपने एक्शंस को प्रभाव में लाना चाहिए। किसी अनसाइंटिफिक या बिना सर पैर के लॉजिक के अगर एक राजा अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसके रेपरकशंस भी उसे झेलने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए उसे प्रूडेंट कोर्स अपनाना चाहिए एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिफ्थ ये कि पीस को हमेशा प्रेफर करना चाहिए ओवर दी वॉर, जहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा राजा को आगे बढ़ना चाहिए और लड़ाई से दूर रहना चाहिए। लास्ट ये कि किंग हमेशा से ही यहाँ पर एक जैसा बर्ताव करें। अगर राजा जीतता है किसी लड़ाई में तब भी उसे जस्टली ही दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में दूसरों से व्यवहार करता है। और अगर राजा हार भी जाता है तो इसका गुस्सा उसे अपने सेना या फिर मंत्रियों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही सारे लोग होते हैं जो कि राजा की मदद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिफीट और विक्ट्री में राजा का जस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। तो अब हम बात करते हैं मंडल थियरी की। तो ये डायग्राम है, इसमें हमें मंडल थियरी के बारे में बताया गया है, जहां पर जो विजिगिशु है जो कि कॉन्करर या एम्बिशियस किंग है उसे एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया जाता है। तो अगर मैं मेन मोटिव बताऊं इस पूरी मंडल थियरी का, तो वो ये होगा कि कैसे एक एस्पायरिंग किंग अपने आजू बाजू वाली स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो ये एक विजिगिशु की स्टेट है। इस स्टेट को, ये पीली वाली स्टेट है जिसका नाम है अरी, यानी ये इसकी दुश्मन है, तो उसे यानी विजिगिशु को कैसे इस अरी के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करके रखने चाहिए, उस हिसाब से ही इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहिए, ताकि आगे जाकर अगर ये स्टेट मेरे ऊपर हमला करता है तो मेरे रिलेशंस के साथ ऐसे हों कि हम लड़ाई से बच सकें और हम यहाँ पर आसानी से रह सकें। उसके बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे हमारे दुश्मन को बॉर्डर करने वाला स्टेट हमारा दोस्त होना चाहिए। मतलब इन फ्यूचर अगर ये जो स्टेट है हम पे आक्रमण कर भी देता है एग्रेसिवली, तो इसको बॉर्डर करने वाली स्टेट जो है वो हमारी दोस्त होनी चाहिए, ताकि इसके भेद ये हमें बता सके और इसकी कमजोरियों पर हम निशाना साध सकें। तो ऐसे करते करते परत दर परत आचार्य चाणक्य हमें इसी बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स एक विजिगिशु की स्टेट को बॉर्डर कर रही हैं, वो कैसे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकता है इन द टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर। अब हम बात करते हैं पीस पॉलिटिक्स या उपायों की। तो आचार्य चाणक्य ने हमें 4 तरीके के उपाय दिए हैं, जिनका नाम है साम, दान, दंड और भेद। तो ये सारी चीजें हमें धर्मशास्त्र में भी दिखाई देती हैं, और ये जो उपाय हैं ये राजा पीस के टाइम पे भी यूज कर सकता है, अपने फॉरेन रिलेशन के टाइम पे भी यूज कर सकता है, और वॉर के टाइम पे तो यूज कर ही सकता है। जहां पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा फॉरेन रिलेशंस को इस नजरिए से देखना चाहिए कि इसमें हमारे सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हों। अगर हमारे सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो ऐसे फॉरेन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना हमारे लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है, और हमें कभी भी एथिकल बेसिस पर कभी भी फॉरेन रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए। मतलब इमोशनल लेवल पे हमें कभी भी फॉरेन रिलेशन को नहीं ले जाना चाहिए। अगर सामने वाली स्टेट हमारे किसी काम आ सकती है तब हमारा फायदा है उसके साथ दोस्ती करने का, वरना हमारी दुश्मनी ही उस स्टेट से सही रहती है।
आगे बात करते हैं तो आचार्य चाणक्य हमें इन उपायों की हायरार्की के बारे में बताते हैं, जहाँ पर साम को सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद दान आता है, फिर भेद आता है, लास्ट में दंड आता है। क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था कि आचार्य चाणक्य जो पनिशमेंट या जो वॉर टाइप की चीजें हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहने की बातें करते हैं, तो इसलिए दान, वो जो दंड है, उसको उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट पर रखा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन टैक्टिक्स को राजा या तो सिंगल भी यूज कर सकता है और या तो कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकता है। अब बात करते हैं इन 4 उपायों की, जिसमें सबसे पहला आता है साम। साम का मतलब होता है कंसिलिएशन या एडियुलेशन, मतलब टारगेटेड पर्सन को हम प्रेज करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी मेरिट को यहाँ पर प्रशंसा करते हैं उसकी। सिंपल सा मतलब इसका कहने का ये है, ताकि हमारे सामने वाला जो काउंटर पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो और थोड़ा वो इरोड हो जाए हमें रजिस्ट करने से। उसके बाद उसकी पेडिग्री, उसकी पर्सनल क्वालिटीज, ऑक्यूपेशंस, उसके अच्छे बर्ताव, जो भी सारी चीजें हैं, उसे अच्छे से यहाँ पर मक्खन लगाने की या मक्खन से पूरे नहलाने की बातें यहाँ पर सामने की जाती हैं, ताकि थर्ड पार्टी या जो भी हमारा काउंटर पार्ट है वो थोड़ा हमारी तरफ लीनियंट हो सके। अब इसमें जो राजा है वो या तो पर्सनली भी जाकर दूसरे राजा की बढ़ाइयाँ कर सकता है और उसकी वाहवाहियाँ कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आचार्य चाणक्य थर्ड पार्टी की भी बात करते हैं, जहाँ पर एक या तो राजा अपने मंत्री को भेजेगा सामने वाले राजा को यहाँ पर प्रेस करने के लिए। सेकंड ये आता है कि हमें साम में हमें बताया गया है कि हमें म्यूचुअल कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर एक राजा है वो दूसरे राजा को जानता है, उनकी कॉमन किंगशिप है, तो उन दोनों को पास आना ही सबसे ज्यादा यहाँ पर उनको बल दिया जाता है। उनकी एथनिसिटी को लेकर हम पास आ सकते हैं, उनके सोशल स्टेटस और उनकी कॉमनैलिटीज जैसे कि उनका टेस्ट, एजुकेशन और सारी चीजें हम एक साथ लाकर दोनों में दोस्ती का हाथ बढ़वा सकते हैं, ताकि ओपोनेंट जो है वो डिसआर्म हो सके। थर्ड ये कि जो काउंटर पार्ट है उसे हमें हमेशा इस भरोसे में रखना होता है कि आगे जाकर कभी भी उसके बेस्ट इंटरेस्ट की बात आती है तो आपका जो राजा है वो उसके साथ हमेशा कॉपरेट करेगा, ताकि आपके इंटरेस्ट फुलफिल हो सकें। फोर्थ ये कि जो भी मटेरियल गेन्स हैं और दूसरी एडवांटेजेस हैं, ओपोनेंट को यहाँ पर हमें देनी चाहिए। मतलब थोड़े बहुत हमें पैसे दे दिए, उसकी जो सेना है उसको थोड़े हथियार बांट दिए, तो ऐसी सारी चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर करनी चाहिए, ताकि सामने वाला थोड़ा सॉफ्ट अप हो सके। फिर आता है दान। दान का मतलब होता है गिफ्ट या उपहार। अब इन चीज़ों में हम कैश पेमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, कुछ वैल्यूएबल थिंग्स भी होती हैं, जैसे कि कोई राजा जो है वो कोई उसे सोने का सिंहासन प्रदान कर सकता है, कोई पैसे से भरी हुई थैलियां दे सकता है, तो कुछ साथ ही साथ कुछ टेरिटोरियल अपने कंसेशन भी दे सकता है। कि एग्जाम्पल के रूप में अगर एक राजा किसी दूसरे राजा से उसकी ज़मीन हड़प कर लाया है तो उस ज़मीन में से वो कुछ ज़मीन दूसरे राजा को दे सकता है, ताकि दोनों आराम से रह सकें और थोड़ा अपने काउंटर पार्ट को लीनियंट कर सकें। फिर उसके बाद उसके कुछ बंदियों को भी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, कि जो बंदी उसके हमारे पास हैं हम उसको छोड़ सकते हैं और सामने वाला हमारे बंदी छोड़ सकता है। तो इससे दोनों राज्यों में ही स्टेबिलिटी बनी रहती है। देन उसके बाद हमें बताया जाता है कि राजा जो है उसे छोटा मोटा फेवर भी करना चाहिए ओपोनेंट का, ताकि उस पर थोड़ा सा एहसान किया जा सके और उस एहसान का फायदा दूसरा राजा उठा सके। लेकिन आचार्य चाणक्य इस दान वाली बात में एक हमें सलाह भी देते हैं। वो सलाह ये होती है कि जब भी हम किसी राजा को यहाँ पर कैश पेमेंट देते हैं या कोई भी वैल्यूएबल चीज देते हैं, तो उसका दाम कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं कि कल को आके हम पर ही अटैक कर दे। तो इसीलिए जितना कम दाम हम रखेंगे उतनी ही हमारे लिए यहाँ पर बढ़िया बात होगी, ताकि कम दाम में हम एक अच्छी डील कर सकें। लास्टली हमें ब्राइबरी के बारे में बताया जाता है कि सामने वाले को रिश्वत दे दो। ठीक है, जितना अगर पॉसिबल मीन्स है तो हम रिश्वत भी दे सकते हैं, और इससे होगा क्या कि हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन्स यहाँ पर हम अचीव करके रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा दान का मतलब। नेक्स्ट आता है हमारे पास भेद। भेद का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। अब ये जो सारी चीजें हैं भेद की, वो हमें यहाँ पर आचार्य चाणक्य बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ सिलेक्टिव या डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से हमें सामने वाले के कुछ एक्टर्स, यानी कोई उनकी टॉप लीडरशिप हो सकती है, कोई उनकी सेना का सेनापति हो सकता है, कोई टॉप कमांडर हो सकता है, तो उनको हमें टारगेट करना चाहिए और उनको राजा के खिलाफ भड़का देना चाहिए, जिससे कि जो राजा के खिलाफ ये भड़कें और राजा इनके साथ लड़ने में व्यस्त हो जाए। और जहां ये एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो जाएं, उसका फायदा उठा के राजा जो है
वो इन पर अटैक कर इन्हें हरा दे। अब इससे होगा क्या कि जब उस राजा को पता चलेगा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, तो उसके साथ के जो अलाइंस है, मतलब जो उसने गठबंधन बना के रखे हुए हैं दूसरी स्टेट्स के साथ, वो भी उसके बिखरने लगेंगे, टूटने लगेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये राजा तो अपने में ही लड़ रहा है, तो क्यों हम इस पे अपना टाइम वेस्ट करें। और इससे जो सामने वाला राजा है वो इन पर आसानी से अटैक करके इन्हें जीत सकता है। फिर लास्ट में आता है हमारे पास दंड। दंड का मतलब होता है पावर का यूज करना, फोर्स का यूज करना। अब क्योंकि जो लड़ाई है वो बहुत ही रिस्की है, ठीक है, हमारा हार भी हो सकती है और हम जीत भी सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा खर्चा भी होता है, तो इसी वजह से जो आचार्य चाणक्य हैं वो दंड की तो बात करते हैं, लेकिन कोवर्ट एक्शन यानी तूसनीम युद्ध जो हमने 7th यूनिट में पढ़ा था उसकी बात ये करते हैं, जहां पर सैबोटाज या फिर टारगेटेड किलिंग्स या असैसिनेशंस राइवल कंट्री में किए जाते हैं, ताकि अपने यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर अपने जो काउंटर पार्ट हैं उसको थोड़ा खत्म कर सकें। तो ये बात होती है दंड की। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉर टैक्टिक्स। तो अब हम बात करते हैं वॉर टैक्टिक्स या फिर षटगुण की। तो आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की 7वीं किताब में आचार्य चाणक्य आर्ग्यू करते हैं कि एक स्टेट के पास 6 ऑप्शंस होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए, और इनको ये जो किंग है वो डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में इन्हें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य का सिंपल सा मोटिव यही था कि वो पॉलिटिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करना चाहते थे। और इसीलिए आचार्य चाणक्य कभी भी आर्ग्यू नहीं करते कि हमारी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो कि हमारे राज्य को यहाँ पर जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, उनके साथ हमें कभी भी लड़ाई करनी पड़े, उनके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो सारी स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे करके हमारे पक्ष में आ जाएं और हमारा जो भारतवर्ष है वो यहाँ पर अखंड भारत बन के उभरे। उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो वॉर और पीस है ये कुछ ऐसे दो एक्सट्रीम्स हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर एक राजा को हमेशा इन दोनों में से किसी एक को ही अचीव करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर राजा जो है वो सुपीरियर है दूसरे राजा के मुकाबले, तो उसे लड़ाई करनी चाहिए। वहीं एक राजा अगर उसी के जितना पावरफुल है या फिर उतनी ही ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ है, तो उसे उसे यहाँ पर पीस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं इन सभी चीज़ों की। तो आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि एक राजा को हमेशा पीस तभी अपनाना चाहिए जब दूसरे वाला राजा जो है वो इक्वली पावरफुल हो या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर हो। वहीं एक राजा अगर ऐसा है जो कि उससे थोड़ा कमज़ोर है, तो वो उसके साथ लड़ाई भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है। उसके बाद राजा ये आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर सामने वाला जो एनिमी है उसके जो अंडरटेकिंग्स हैं, मतलब उसके जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब उसकी जो सेना है वो थोड़ी कमज़ोर टाइप की है और उसके राज्य में अकाल पड़ रखा है या कहीं और उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तब भी एक राजा को वॉर का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय उस राजा के पास मिलिट्री सुपीरियॉरिटी होती है, जिससे कि वो राजा जो दूसरे वाला है उस पर आसानी से अटैक कर सके और उसको कॉन्कर कर सके। इसमें आचार्य चाणक्य हमें 3 तरीके की कैटेगरीज की वॉर के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ओपन वॉर, जहाँ पर डेट और जो प्लेस है, जो टाइम और प्लेस है वो यहाँ पर सब फिक्स रहती है कि कहाँ हमें लड़ना है। दूसरा कि सीक्रेट वॉर। सीक्रेट वॉर का मतलब कि एकदम से ही, मतलब बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले पर हमने असॉल्ट कर दिया, अटैक कर दिया, और एक अनडिक्लेयर्ड वॉर हमने शुरू कर दी यूजिंग द कोवर्ट ऑपरेशंस, जिसमें हम टारगेटेड किलिंग्स के बारे में बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड तीसरा तरीका ये है कि एक राजा को यहाँ पर प्रोग्रेस को अचीव करना चाहिए कि कैसे सामने वाला जो राजा है उसके जो अलायंस हैं उसको उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दो। अब जैसे ही हमारे जो दुश्मन राजा है उसके जो साथी हैं वो उसके खिलाफ हो गए, वो राजा तो वैसे ही कमजोर हो गया, और उसका फायदा उठा के जो राजा है उसी पीरियड ऑफ टाइम में अपने एनिमी को रुइन कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें आचार्य चाणक्य बताते हैं। और लास्टली आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा दुश्मन को उतना ही मारना चाहिए कि उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी का नुकसान हो, कभी भी हमें उसकी प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसमें जो प्रकृति है वो थोड़ा इलेबोरेट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर प्रकृति का मतलब ये है कि सामने वाला राज्य जो है अगर हमने उसे हरा भी दिया है तो हमें उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसकी गवर्नेंस का सिस्टम, उसकी इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, या उसके जो भी कह सकते हैं कि टॉप लीडरशिप है, हमें उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ
हमने दूसरे वाले राज्य की ये सारी चीजें खत्म कर दी तो उस राज्य में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इंस्टेबिलिटी के चलते अब वहां की जो प्रजा है वो नया घर ढूंढेगी, और इसी की खोज में जो प्रजा है वो आपके राज्य में भी आएगी और आपके राज्य पर बर्डन डाल देगी। और इस बर्डन के चलते होगा क्या कि राजा अपने लोगों पर यहाँ पर ज्यादा टैक्स लगाएगा ताकि इन लोगों का भी कुछ हो सके, और इसी ज्यादा टैक्स बर्डन की वजह से इसकी खुद की प्रजा अपने राजा के खिलाफ हो जाएगी और इसको भी सत्ता से बाहर उठा के फेंक देगी। तो इसीलिए जो आचार्य चाणक्य हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी हमें जो हमारा दुश्मन है उसकी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बस हमें इतना नुकसान उसे पहुंचाना चाहिए कि आगे जाकर हमसे लड़ाई न लड़ सके और उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी हमसे कम रह सके। अब बात करते हैं कि 6 वॉर टैक्टिक्स कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संधि। संधि का मतलब होता है कि अगर एक राजा वीकर पोजीशन में है अपनी एडवर्सरी के, तो उसे संधि का रास्ता अपनाना चाहिए, शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। अब जिस शांति का जो ड्यूरेशन है, एग्जाम्पल के रूप में एक राजा ने उससे संधि कर ली कि अगले 10 साल तक हम यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, तो इन 10 सालों में राजा को खाली नहीं बैठना है बल्कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है ताकि वो इंफीरियर पोजीशन से सुपीरियर पोजीशन पर आ सके इन रिलेशन टू हिज स्ट्रेंथ, ताकि आगे जाकर अगर ये राजा हम पे अटैक भी करता है तो हम उससे लड़ने में काबिल रहें। सेकंड आता है विग्रह यानी वॉर। तो ये जो पॉलिसी है ये राजा को तब अपनानी चाहिए जब उसके पास मिलिट्री की सुपीरियरिटी हो और उसके राइवल्स हमेशा यहाँ पर कमजोर होने चाहिए ताकि बिना किसी नुकसान के वो अपनी जो लड़ाई है उसे जीत सके। और यहाँ पर अपने जो किंग हैं उसे सामने वाले की हमेशा फाइटिंग कैपेबिलिटी पर ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ना कि ओपोनेंट की प्रकृति पर, जो कि मैं समझा चुका हूँ। फिर आता है आसन यानी न्यूट्रलिटी। अब पॉलिसी ऑफ आसन जो है वो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब एक किंग सामने वाले किंग दोनों ही जो पावर हैं वो इक्वल हैं, इक्वल पोटेंशियल दोनों के पास हैं, तो इस टाइम में उन्हें न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। मतलब सामने वाले को भी पता है आपके पास उतनी ही पावर है, तो सामने वाला भी आपके साथ लड़ने में थोड़ा झिझकेगा। तो इसी झिझक के टाइम में जो हम कह सकते हैं कि जो टाइम है, मतलब जो इंग्लिश में हम इसे पॉलिसी ऑफ डेटरेंस भी कह सकते हैं, तो इस टाइम में जो राजा है वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर सकता है ताकि वो उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे जा सके और एक डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी से वो एक ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी पर स्विच कर सके। फिर आता है हमारे पास यान। यान का मतलब होता है कोर्जन, यानी अपने एडवर्सरीज जो है उसको यहाँ पर खत्म कर देना थ्रू दी कोवर्ट ऑपरेशंस। अगर जो राजा है तो सामने वाले राजा को वो खत्म करने के लिए क्या करेगा कि वो यहाँ पर मिलिट्री मोबिलाइजेशन करेगा, कोवर्ट ऑपरेशन करेगा ताकि वो उसे कंसेशन से आराम से पहुंच सके और अपने एनिमी को यहाँ पर खत्म कर सके। और धीरे धीरे ऐसी टारगेटिंग किलिंग से होगा क्या कि सामने वाला अब सरेंडर करने की कोशिश करेगा विदाउट फाइटिंग अ वॉर। इससे जो पावर है वो थोड़ी एक्सपेंड हो सकती है। फिर आता है हमारे पास समश्रय। समश्रय का मतलब होता है अलायंस। अब जब एक राजा कोई भी उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सामने वाले से जीत सकता है, तो उसे अलायंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए दूसरी स्टेट्स के साथ, कि दूसरी स्टेट्स जो उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखती हैं तो वो उनके साथ अलायंस बनाए। और ये जो अलायंस होगा वो डिफेंसिव अलायंस होगा, क्योंकि जो किंग है उसे हमेशा अपनी पावर को एक्सपैंड करने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अलायंस जो है इनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा तभी ये आपके साथ आएंगे, वरना यही अलायंस आपको ही खत्म कर डालेंगे। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य इस अलायंस को डिफेंसिव अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, और इस डिफेंसिव अलायंस की ड्यूरेशन में जो किंग है वो अपने आप को एक ऑफेंसिव तरीके के यहाँ पर किंग बनाने की कोशिश करता है ताकि अपने एडवर्सरी को वो खत्म कर सके। फिर आता है द्वैधी भाव यानी डुप्लीसिटी। अब द्वैधी भाव में होता क्या है कि जो भी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई कि फॉर एग्जाम्पल कि एक राजा है, अब सामने वाला राजा जो है वो उससे थोड़ा सा पावर में सुपीरियर है। अब सामने वाला राजा क्या करेगा कि पीस की बात करेगा, आजा भाई दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। अब ये दोनों राजा दोस्ती का हाथ मिलाएंगे, लेकिन इसमें आचार्य चाणक्य बात करते हैं कि शुरू शुरू में मतलब सुपरफिशियल लेवल पे तो तुम दोस्त बनने की कोशिश करो, लेकिन पीछे ही पीछे इस राजा को खत्म करने की भी साजिशें तुम रचते रहो, क्योंकि ये तुमसे सुपीरियर है, तो ऐसा हो सकता है कि झटके में तुम्हें खत्म कर दे। तो इसी से बचने के लिए हमें डुप्लीसिटी का सहारा लेना चाहिए ताकि एक समय पर तो हम इसके दोस्त बने रहें, वहीं दूसरे समय हम इसकी पीठ पीछे इसकी कब्र खोद सकें।
तो ये होता है हमारा द्वैधी भाव। तो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एनवॉयस की। एनवॉय का मतलब होता है दूत। तो ये जो दूत होते हैं वो एक किंगडम की डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उसको कंडक्ट कराने में हमारी मदद करते हैं। अब ये जो दूत होते हैं वो राजाओं की कोर्ट में डिप्लॉय किए जाते हैं, जहाँ पर वो रूलर्स के डिसीजंस को सुनते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। अब ये जो इन्वॉय होते हैं वो हमेशा नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जो राजा की फैमिली होती है, और इन्हें सब तरीके की साइंसेस के बारे में बताया जाता है, मतलब इन्हें नॉलेज होती है। अब इनके लिए भी कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं अगर किसी को इन्वॉय बनना है तो। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसके पास एक अच्छी याददाश्त होनी चाहिए, ताकि उसे पता लग सके कि उस राजा के दरबार में कौन कौन सी कन्वर्जेशंस हो रही थी, कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने क्या क्या फैसले दिए। इससे कि होता क्या है कि जो इन्वॉय हैं उन्हें यहाँ पर बढ़त मिलती है। अगर उनके पास अच्छी मेमोरी है तो वो राजा के लिए उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद इन इन्वॉइस को डिफरेंट कैटेगरीज में भी बांट के रखा जाता है उनकी क्वालिटीज़ के डिपेंडिंग। जैसे कि टॉप मोस्ट जो इन्वॉइस होते हैं वो राजा की यहाँ पर बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं सामने वाले राजा से। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम रामायण का एग्जाम्पल लें तो जब अंगद रावण के दरबार में जाते हैं तो लास्ट में अंगद ये कहते हैं कि अगर तुम माता सीता को अगर छोड़ देते हो तो मैं राजा राम की तरफ से तुम्हें बोलता हूँ कि वो यहाँ से लंका से चले जाएंगे। तो ऐसे ही इनवॉइस जो होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं जो कि राजा के बिहाफ पर दूसरे राजा से यहाँ पर नेगोशिएशन करते हैं। दूसरे लेवल के जो होते हैं वो होते हैं लोअर मोस्ट। लोअर मोस्ट का मतलब ये कि ये कुछ सिर्फ मैसेंजर्स का काम करते हैं, कि जो सिर्फ दूसरे जो राजा हैं उनका मैसेज अपने राजा को सुनाते हैं और अपने राजा का मैसेज दूसरे राजा को सुनाते हैं। ये होते हैं लोअर मोस्ट टाइप के इनवॉइस। अब इनको भी कुछ तरीके की यहाँ पर ड्यूटीज दी जाती हैं। पहला ये मतलब इम्यूनिटीज दी जाती हैं, जैसे कि इन्हें कभी भी मारा नहीं जा सकता। उसके बाद जो भी जिस भी स्टेट में जाते हैं उनको फ्रीडम होती है अपनी स्टेट में घूमने की। फिर इनको कोई भी फेरी टैक्स नहीं देना पड़ता या ना ही कोई कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इन्हें मिलती हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि हमेशा एक राजा को अपने इन्वॉइस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे आगे तो ये आपकी बढ़ाई करते रहें और वहीं दूसरी स्टेट में जाके आप ही के भेद उसको बताते रहें और आपका राज्य ये खत्म कर डालें। तो ये होता है रोल ऑफ इन्वॉइस। अब बात करते हैं स्पाइस की। तो इंट्रोडक्शन में ही हमने ये देखा था कि आचार्य चाणक्य एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज की बात करते हैं, जिसमें कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो सारा काम किया जाता है, जहाँ पर जो इंटेलिजेंस है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी माना जाता है ड्यूरिंग दी वॉर। क्योंकि अगर हमारे पास सामने वाले ओपोनेंट की कुछ भेद होंगे, हमें पता होगा कि इसकी कमजोरी क्या है, तो राजा उस तरीके से अपनी आर्मी को ट्रेन कर सकता है या उस पर अटैक कर सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट डिफरेंट स्पाइस से लेते हैं तो वो हमेशा यहाँ पर देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इसमें आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जो एजेंट कंसिस्टेंटली यहाँ पर अनरिलायबल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, मतलब झूठी खबर फैला रहा है, उसे राजा को फटाफट एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब इसमें भी जो स्पाइज हैं उसके भी टाइप्स हमें बताए गए हैं, जैसे कि कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर बन के जा सकता है, कोई एक साधु के भेष में जा सकता है, कोई एक व्यापारी के भेष में दूसरे की स्टेट में जाकर वहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपनी स्टेट में भेज सकता है, और वहीं एक सन्यासी बन के भी एक जो अपना स्पाई है वो ये सारे काम कर सकता है, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर राजा को पता लग सकें। और दूसरे टाइप के एजेंट्स वो जैसे कि कोई असैसिन या कोई सीक्रेट एजेंट, यानी जो सीधे सीधे उस स्टेट पर अटैक करने की सोचते हैं उनकी टॉप लीडरशिप पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर आचार्य चाणक्य बताने की कोशिश करते हैं। तो यही था इस यूनिट का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।